तो आपका अपने गवर्नमेंट एग्जाम यात्रा चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी क्लास 4 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 151 से 200 तक के क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ 151 क्वेश्चन है कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। अब अकबरनामा में मुगल सम्राट अकबर के जीवन की घटनाओं और उसके शासनकाल का वर्णन मिलता है। यह उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। यह किताब फारसी में लिखी गई है, जो मुगलों की मातृभाषा थी। इसमें अकबर के जीवन और समय का विस्तृत विवरण शामिल है। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में है, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में और तीसरा आईने अकबरी। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। वह 1333 ईस्वी में मध्य एशिया के रास्ते होकर सिंध पहुंचा था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी किताबुल रिहला में किया था। इब्न बतूता को मध्यकाल का महानतम मुस्लिम यात्री कहा जाता है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला इतिवृत्त वर्ष 1356 में लिखा था। वह दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में एक राजनीतिक विचारक थे। इनकी 2 सबसे प्रसिद्ध कृतियों में तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहादरी शामिल है। किताब उल रहीला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता। किताब उल रहीला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। अकबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा में बाबर द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि के युद्धों में अपनाई गई तुलुगमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध नीतियों का सही से वर्णन किया गया है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़ के महान राजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा है, जिसमें रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी, युद्ध नीतियों आदि का वर्णन किया गया है। पद्मावत मनसवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, अखरावट आदि। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को व्यापक रूप से अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। मुस्लिम आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी गौरी के एक तुर्क गुलाम थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्की मुसलमानों ने की थी। दिल्ली सल्तनत के शमशी वंश का प्रमुख शासक शामसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के दायरे के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग। तुर्की
शासक तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय आक्रमण किया था। तैमूर को पश्चिमी साहित्य में तैमूरलेन भी कहा जाता है। यह समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1152 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तराइन। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? मोहम्मद गजनवी। सोमनाथ मंदिर और वर्ष 1025 में मोहम्मद गजनी ने नष्ट कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट लिया था। मोहम्मद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को स्थागत रूप से लागू किया गया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इक्तादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। इक्तादारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि को छोटे भागों में विभाजित करके उसे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1206 से 1256 ईस्वी। 1206 से 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 वंशों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिनकी सही क्रम इस प्रकार है: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श गुलाम वंश का संस्थापक था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुवैत उल इस्लाम और अजमेर के दाइदन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5। 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। ये वंश निम्नलिखित हैं: गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286, खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक, खिजर खां 1414
से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1524। रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? 1236। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने प्रशासनिक सुधार किए तथा न्यायिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी गई। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान की मां का नाम तुर्कान खातून था। तुर्कान खातून दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी? देवगिरी। देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजस्थान राजधानी को देवगिरी ले जाने का आदेश दिया था, लेकिन वह स्थानांतरण विफल रहा था। राजधानी वापस दिल्ली आ गई। दौलताबाद आधुनिक महाराष्ट्र में है। अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति था। मलिक काफूर के दक्षिण भारत में चलाए गए अभियान। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने के विरुद्ध था। दूसरा अभियान द्वारा समुद्र और मालाबार के खिलाफ था। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। चोर मीनार या टावर ऑफ थीवस एक 13वीं शताब्दी की मीनार है जिसे 225 छेद हैं। इसका निर्माण खिलजी वंश के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल काल में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे: गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रचलन किया था। टोकन मुद्रा के जरिए व्यापार को आसान बनाना और दुर्लभ धातुओं पर निर्भरता कम करना था। टोकन मुद्रा में जीतल और टंका जैसे सिक्के थे। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? सैयद वंश। तुगलक वंश के शासनकाल के बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश का संस्थापक हिजर खां था। सैयद वंश के शासकों ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? लोधी। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश लोधी वंश था। लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। यह दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी राजवंश था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था और दिल्ली का आखिरी लोधी सुल्तान था।
लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? अष्टभुजाकार। लोधी वंश के शासनकाल में बने मकबरे दो तरह के थे, चौकोर तथा अष्टभुजाकार। सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली के लोधी गार्डन में बना है। यह मकबरा अष्टकोणीय आकार का है और इंडो इस्लामिक शैली में बना है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा आगरा की अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी कुल-रुखी शीर्षक के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। सिकंदर लोधी के वजीर ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान किया गया था। मोट की मस्जिद 1505 ईस्वी में वजीर मियां बुआ द्वारा बनवाई गई थी, जो सुल्तान सिकंदर लोधी के शाही दरबार में एक प्रधानमंत्री था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम निजाम खां था। सिकंदर लोधी ने भूमि माप के लिए 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया, जिसे गज-ए-सिकंदरी कहा जाता है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसने इसका निर्माण 1311 ईस्वी में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश का संस्थापक था। 1290 ईस्वी में केकुबाद द्वारा निर्मित किले खरी के महल में जलालुद्दीन ने अपनी एक राज्य अभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई? चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आजम शाह को शासक घोषित किया गया। मध्यकालीन भारत में दीवान-ए-अर्ज किसे कहा जाता था? सैन्य विभाग को। दीवान-ए-अर्ज विभाग के प्रमुख को आरिज-ए-मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पुत्रों के अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों को घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? राणा कुंभा। चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाई थी। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद गजनवी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर विजय की याद में कराई। इसे स्मारक के रूप में वर्ष 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। बाद में सिजदात प्रथा किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन। सिजदा और पैबोस प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना है। बलबन ने नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। बलबन का वास्तविक नाम बलालुद्दीन था, इसने तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किया। इसने लौ एवं रक्त नीति का पालन किया। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुगल
बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों में एक प्रांत के रूप में संगठित किया। प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? हिसार का। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित 4 नए कर लगाए: खराज भूमि कर, जजिया धार्मिक कर, जकात संपत्ति कर, खुम्मस युद्ध में लौटे गए माल पर कर। फिरोज शाह तुगलक ने 2 सिक्के अदा और बिख चलाए। फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक टोपरा से तथा दूसरा मेरठ से लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर जैसे कई शहरों की स्थापना की थी। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत द्वारा। काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में वर्ष 1323 में इस वंश को समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। इसने 26 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, जिसने रेला पुस्तक की रचना की। फुतहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? फिरोजशाही तुगलक की। फतुहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे, जिन्हें अद्दा एवं बिक कहा जाता था। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर शीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर शीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था। तुर्की लोगों की नकल करते हुए शीरी किले का निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगोल के आक्रमणों तुर्की लोगों की नकल करते हुए शीरी किले का निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगोलों के आक्रमण के बचाव के लिए शीरी के किले का निर्माण किया था। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख शहर था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। उसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में किया था। इस नीति में कुल 4 बाजार स्थापित किए गए थे: गल्ला बाजार, सराय बाजार, घोड़ों, गुलाम तथा पशुओं का बाजार, सामान्य बाजार। निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? जलालुद्दीन फिरोज शाह फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर ए जहादा शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया था। बाद में समाना का सूबेदार बना। दिल्ली के किस सुल्तान ने टक्का और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने तुर्कान ने चैलगानी या चालीसा दल का गठन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर की गई। इस नगर में रोमन शैली में निर्मित एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ, जिसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली के किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली के देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया और उसने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के
स्थानांतरित होने का कारण मंगोलों के आक्रमण का भय था, इसलिए यह योजना असफल रही और राजधानी के बाद में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य के बीदर शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण अहमद शाह बहमन ने करवाया था। किले का जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट द्वारा किया गया था। इस किले के अंदर 30 से अधिक स्मारक हैं। वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल बनाने के लिए अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया था। अहमदनगर के निजामशाही राजवंश की स्थापना 1490 में मलिक अहमद निजाम उल मुल्क बहरी ने की थी। अहमदनगर के निजामशाही राजवंश की स्थापना मलिक अहमद निजाम शाह ने की थी। मलिक अहमद का प्रारंभिक मुख्यालय जुन्नर शहर में स्थित है। मलिक अहमद ने 1494 ईस्वी में नए शहर अहमदनगर की स्थापना की। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह दिल्ली सल्तनत के दरबार में एक सेवक था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी के साथ आज की क्लास होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।